तो ये डीसी सर्वो मोटर्स के एप्लीकेशन है। प्रोसेस कंट्रोल का मतलब इंडस्ट्रीज में जहाँ पैकेजिंग वगैरह होती है तो उसमें कुछ प्रिसीजन होता है कि प्रोडक्ट एक बेल्ट पर मूव करता रहता है। एक रोबोटिक आर्म होता है जो उसमें प्रोडक्ट में या किसी पैकेट में कोई चीज को फिल करता है। फिर अगला रोबोटिक आर्म होता है जो उसको पैक करता है। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज में प्रोसेस कंट्रोल होता है जिसमें बड़ा प्रिसीजन चाहिए होता है। प्रिसीजन मतलब एग्जैक्ट टाइम पे उस बोतल के अंदर या उस कंटेनर के अंदर जो भी प्रोडक्ट है वो एंटर कर देना चाहिए रोबोटिक आर्म्स के थ्रू। और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो कैप उस पे लगा दे या उसकी पैकेजिंग कर दे। तो इस तरह के काम में जहाँ पर प्रिसीजन कंट्रोल हो गया, प्रोसेस कंट्रोल हो गया, या रोबोटिक आर्म्स, अभी मैंने आपको बताया रोबोटिक आर्म्स मतलब जैसे आप मॉल्स वगैरह में जाएं तो वहाँ गेमिंग जोन होता है। गेमिंग जोन में गेम होता है, उसमें आप एक लीवर के थ्रू एक रोबोटिक आर्म को मूव कराते हैं और फिर डाउन करके नीचे ले जाते हैं, और कोई भी आप उसमें टॉय उठा के बाहर ले आते हैं तो आप टॉय उसको रख सकते हैं। इस तरह का एक गेम आपने देखा होगा गेमिंग जोन्स वगैरह। तो इस तरह के जो प्रिसीजन वाले कंट्रोलिंग होते हैं, या इसको आप कह लीजिए ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, इसमें जो मोटर्स लगी होती हैं वो सर्वो मोटर होती है। इसको कंट्रोल मोटर्स इसलिए भी कहते हैं क्योंकि एक तरह का क्लोज लूप सिस्टम होता है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का पार्ट होता है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का पार्ट होता है डीसी सर्वो मोटर। इट इज अ पार्ट ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जिसमें फीडबैक वगैरह सब रहता है। तो डीसी सर्वो मोटर एक तरह की एक्चुएटर सर्किट होती है। मतलब फीडबैक लिया, एरर सिग्नल जनरेट हुआ, तो फिर उसको करेक्ट करने के लिए एक्चुएटर जो काम करता है वो काम करता है डीसी सर्वो मोटर या बेसिकली सर्वो मोटर। सर्वो मोटर एसी भी होती है और डीसी भी होती है। एसी 2 फेज भी हो सकती है, 3 फेज भी हो सकती है। फिलहाल आपके कोर्स में अभी जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है डीसी सर्वो मोटर। एसी सर्वो मोटर आप पढ़ेंगे थर्ड ईयर में। एक सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो वहां पर आप पढ़ेंगे फिर से एसी सर्वो मोटर के बारे में, अगर ये सब्जेक्ट आपका चला तो। इन दैट केस मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। तो डीसी सर्वो मोटर का ये एप्लीकेशन है, कहाँ पे यूज होती है। तो जिस तरह के यूजेज हैं इसके, उस तरह से इस मोटर की वर्किंग होनी चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट यूजेज। अब ये यूजेस क्या बताते हैं आपको? ये बताते हैं कि मोटर की सबसे पहली क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि क्विक रिस्पांस होना चाहिए इसका। क्विक रिस्पांस नहीं होगा तो प्रिसीजन कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा। पता चला आपने सिग्नल दिया कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उठाए रोबोटिक आर्म, लेकिन अगर वो क्विकली उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो आपका ऑपरेशन फेल हो जाएगा। तो जिस काम के लिए सर्वो मोटर का इस्तेमाल किया वो काम पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो क्विक रिस्पांस चाहिए। क्विक रिस्पांस के लिए तभी पॉसिबल है क्विक रिस्पांस व्हेन rotor has very low inertia। क्विक रिस्पांस के लिए रोटर की इनर्शिया बहुत कम होनी चाहिए। तो इनर्शिया रोटर की कम हो इसके लिए क्या करते हैं कि रोटर की जो रोटर हैज लार्ज एक्सियल लेंथ एंड स्मॉल डायामीटर। तो जो रोटर का कंस्ट्रक्शन होता है सर्वो मोटर का वो कुछ इस तरह से होता है कि रोटर की जो एक्सियल लेंथ है वो ज्यादा होती है और डायमीटर स्मॉल होता है। ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट इनर्शिया रोटर की कम हो जाए और जो रोटर है या मोटर जो है वो क्विक रिस्पॉन्स करे। शाफ्ट हो गया इसका। तो एक्सियल लेंथ ज्यादा हुई और डायमीटर जो है वो कम हुआ, और एक्सियल लेंथ ज्यादा हुआ। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि रोटर की इनर्शिया लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है सर्वो मोटर के कंस्ट्रक्शन में कि क्विक रिस्पांस होना चाहिए इसमें।
जैसे ही सिग्नल जाए तो जितने भी मतलब डिग्री पे रोटर को मुड़ना है, मतलब उसके शाफ्ट को रोटेट करना है। देखिए दो तरह से मोशन हो सकता है, लीनियर हो सकता है और रोटेटरी हो सकता है। हम लोग यहाँ पे रोटेटरी मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, लीनियर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब सर्वो मोटर जो है वो लीनियर मोशन भी दे सकता है, रोटेटरी मोशन भी दे सकता है। ठीक है। तो प्रिसीजन कंट्रोल यानी कि किसी पर्टिकुलर आप कह सकिए लेंथ तक रोटर को घूमना है, एंगल तक रोटर को घूमना है, तो इसलिए गियर सिस्टम भी लगा होता है इसमें। जो सर्वो मोटर है उसमें गियर सिस्टम भी होता है। गियर सिस्टम नहीं होगा तो आप किसी पर्टिकुलर स्पैन पे रोटर को आप स्टॉप नहीं कर पाएंगे। मतलब ये किस तरह की मोटर है कि इसमें कंटिन्यूअस रोटेशन नहीं होता। कंटिन्यूअस रोटेशन इस तरह के मोटर में नहीं होता। ठीक, जैसे आप नॉर्मल मोटर होता है इसमें कंटिन्यूअस रोटेशन होता रहता है, इसमें कंटिन्यूअस रोटेशन नहीं होता। दूसरी चीज, इस तरह के मोटर्स में जिस तरह का इनका काम है उस हिसाब से अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो स्पीड इनकी कम होगी, स्पीड लेस होगी। ठीक, मतलब थोड़े थोड़े इंस्टेंट के लिए मोटर ऑन होगी, रोबोटिक आर्म मूव होगा, कभी बहुत तेजी से क्विक रिस्पांस इसको चाहिए तो स्पीड वगैरह इसकी कम होती है। तो इसी सारे पर्पस से जो डीसी सर्वो मोटर है वो या तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होगी, या तो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। तो इस इन दो तरह से रियलाइज किया जा सकता है डीसी सर्वो मोटर को। जस्ट अ मिनट। तो अब सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का क्या शेप होता है, किस तरह का होता है, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डायग्राम पे नहीं जा रहा हूँ। मैं सीधे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आता हूँ कि जब मान लीजिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को कंसीडर करके डीसी सर्वो मोटर बनाई गई, तो नॉर्मल सेपरेटली एक्साइटेड डीसी सर्वो सॉरी नॉर्मल सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर से सर्वो मोटर में क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होगा दैट इट हैज हाई आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान हो, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की या शंट की भी अगर आपको याद हो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड और शंट में एक चीज कॉमन है कि दोनों की फ्लक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है आर्मेचर सर्किट से। तो अगर हम सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कुछ इस तरह होती। आर्मेचर रिएक्शन कुछ देर के लिए समझने में आसानी हो इसलिए आर्मेचर रिएक्शन की बात नहीं करते हैं। तो ये जो आप ड्रॉप देखते हैं दिस इज फॉरवर्ड IARA ड्रॉप। आर्मेचर रेजिस्टेंस आप बढ़ाते जाइए सर्किट का, अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो ये ड्रॉप इंक्रीज करेगा, यानी इस तरह से कर्व यहाँ आ जाए। और ज्यादा लार्ज आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस रखेंगे तो इस तरह से कर्व और ड्रॉप हो जाएगा। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका स्लोप नेगेटिव होता जा रहा है। यानी अगर हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को इतना ज्यादा बढ़ा दें सच दैट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह की हो जाए, नेगेटिव स्लोप, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डीसी सर्वो मोटर की। ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सर्वो मोटर।
अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, दैट इट हैज नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब ये हुआ दैट एज स्पीड increases, torque decreases quickly। तो इस तरह का कर्व आने का मतलब ये हुआ कि मोटर बहुत क्विक रिस्पॉन्सिव है, हमें ऐसी मोटर चाहिए। इस वजह से आर्मेचर सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं ताकि मोटर का रिस्पॉन्स क्विक हो। हमें यहाँ क्विक रिस्पॉन्स चाहिए कि जैसे ही सिग्नल हमने दिया मोटर को थ्रू कंट्रोल सर्किट कि इस जगह पे आपको रोबोटिक आर्म्स को आगे जाना है और नीचे झुकना है और किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है, तो ये सिग्नलिंग कंट्रोल सर्किट से दी जा रही है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो जैसे ही सिग्नल मिला मोटर को क्विक रिस्पॉन्स करना है। तो इस तरह का नेचर हो मोटर के रिस्पॉन्स का, इसीलिए इस तरह की कर्व की जरूरत होती है, इस तरह की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत है डीसी सर्वो मोटर में। और इसको अचीव करने के लिए हाई आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस रखते हैं। और जो स्पीड कंट्रोल है यहाँ पर, स्पीड कंट्रोल वो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड से होता है। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ये मेथड यहाँ पर अपनाते हैं डीसी सर्वो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो जो पार्ट है डीसी सर्वो मोटर के, एक तो गियर बॉक्स हो गया, दूसरा यहाँ वोल्टेज कंट्रोल मेथड आप देख रहे हैं, इसके लिए पोटेंशियोमीटर हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं डीसी सर्वो मोटर के, और डीसी सर्वो मोटर का क्या काम होता है वो मैंने आपको बताया। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा अगर पेयर करके बनाया जाए, टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ है अलग अलग अप्लाइड वोल्टेज यानी आर्मेचर वोल्टेज के लिए। सपोज पहले वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है वोल्टेज वी ए वन के लिए, दूसरी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है वी ए टू के लिए, तीसरी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है वी ए थ्री के लिए। तो यहाँ पर वी ए वन इज ग्रेटर देन वी ए टू इज ग्रेटर देन वी ए थ्री। सो दिस इज ऑल अबाउट डीसी सर्वो मोटर्स। इसकी अगर आप रेटिंग की बात करें तो इसकी जो पावर रेटिंग होती है वो स्मॉल वॉट्स रेटिंग होती है, यानी कि आप इस तरह से कह लीजिए कि फ्यू वॉट्स होती है, या से थोड़ा सा ज्यादा आप मान लीजिए 100 वॉट, यहाँ तक रेटिंग चली जाती है। मतलब बहुत ज्यादा पावर रेटिंग की नहीं है। मैंने आपको बताया ना, इट इज अ पार्ट ऑफ अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आप जानते हैं पावर लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता, फिर एज अ फीडबैक सर्किट में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो फीडबैक सर्किट में बहुत ज्यादा पावर लेवल नहीं होता। ठीक है, तो इसकी पावर रेटिंग भी बहुत कम ही होती है, बहुत ज्यादा पावर रेटिंग की ये नहीं होती। तो मैंने आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें बता दी कि ये कैसी होनी चाहिए, क्विक रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रोटर कैसा होता है, लार्ज एक्सियल लेंथ, स्मॉल डायमीटर। ऐसा क्यों होता है, सो दैट रोटर हैज वेरी लेस inertia, armature resistance is large
for this motor so that torque versus speed curve has negative slope. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं डीसी सर्वो मोटर की। कहाँ यूज होती है मैंने आपको बता दिया। दे आर यूज इन कंप्यूटर, रोबोट्स, ट्रैकिंग गाइडेंस सिस्टम और प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। समझ में आया आप लोगों को डीसी सर्वो मोटर के बारे में? आपके कोर्स में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो मैंने कोशिश की है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन ही तक रखा जाए इसको, इससे ज्यादा ना बढ़ने पाए, नहीं तो फिर आप क्या क्या पढ़ेंगे। इज इट ओके टू एवरीबडी? आप सभी को समझ में आया डीसी सर्वो मोटर? जितना समझना चाहिए उतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो आगे बढ़ा जाए दूसरे टॉपिक पे। एवरीबडी आवाज मिल रही ना आप लोगों को? यस सर। सर ये ब्रशलेस भी आता है? डीसी सर्वो मोटर में ब्रशलेस मोटर तुम कहाँ से लाया? ब्रशलेस मोटर है एक टॉपिक, वो भी पढ़ना है इंट्रोडक्शन, ठीक है? ओके यस सर। एक चीज यहाँ मैं बताना भूल गया, इट इज अ पार्ट ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट मोटर इज सर लास्ट वाली सर वो क्या लिखे थे? इट इज अ पार्ट ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट इज स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर क्या होती है? तो इट इज, जैसा कि नाम है उस हिसाब से, इट इज एन एसी मोटर। इट इज एन एसी मोटर whose shaft moves through one angular step for each input pulse। ठीक है, ये आप समझिए, इसका छोटा सा तरीका है कि वर्किंग आप इसकी कैसे समझ सकते हैं। ये स्टेपर मोटर एक तरह की मोटर है जिसमें जो रोटर है वो स्मॉल एंगुलर स्टेप्स में मूव करता है रादर देन कंटिन्यूअस रोटेशन। इट मूव्स थ्रू स्मॉल एंगुलर स्टेप्स फॉर ईच इनपुट पल्सेस। ओके, और ये जो स्टेप साइज है, स्टेप साइज यानी जो एंगुलर मूवमेंट है रोटर का, स्टेप साइज may vary from as small as 0.72 डिग्री अप टू एज लार्ज एज 90 डिग्री। इस रेंज में स्टेप साइज हो सकता है स्टेपर मोटर का। ठीक, तो ये स्टेपर मोटर की नॉर्मल तरीके से आप समझ सकते हैं कि वर्किंग क्या है। जैसा कि नाम है उसका मतलब स्टेप्स में मूव करेगा। स्टेपर मोटर अभी जो आप पढ़ रहे थे डीसी सर्वो मोटर, उससे एप्लीकेशन के नाम पे किस तरह से डिफरेंस है इसमें, ये भी रोबोटिक आर्म्स वगैरह में यूज होती है। जो एप्लीकेशन उसके थे वही एप्लीकेशन इसके भी हैं, बट फर्क क्या है? इट इज अ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ये किसमें फर्क है? इसमें जो कंट्रोल सर्किट होती है इस मोटर की, ड्राइविंग सर्किट, कंट्रोल सर्किट कह लीजिए या चाहे आप कह लीजिए ड्राइविंग सर्किट,
जो कि पल्सेस देती है स्टेटर पे, उस ड्राइविंग सर्किट पे प्री डिटरमिन्ड पल्सेस दे दी जाती हैं कि किस सीक्वेंस में स्टेटर की वाइंडिंग एनर्जाइज होगी। वो अभी थोड़ी देर में वर्किंग जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे सीक्वेंस का मतलब। जितने एंगल पे स्टेपर मोटर के रोटर को एंगुलर स्टेप में मूव कराना है, से 0.72 डिग्री या मान लीजिए 30 डिग्री या 15 डिग्री, जितने स्टेप्स में एंगल पे रोटर को मूव कराना है उसके हिसाब से ड्राइविंग सर्किट जो है वो पल्सेस देता है स्टेटर की वाइंडिंग को, यानी प्री डिसाइडेड रहती है। उसको कहते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या है कि आउटपुट देखता है सिस्टम, अगर जहां जाना चाहिए था रोबोटिक आर्म को, जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा तो वो एरर सिग्नल जनरेट करेगा, और डीसी सर्वो मोटर एज ए एक्चुएटर मोटर काम करेगी और उस एरर को वो मिनिमाइज करेगी। ये डीसी सर्वो मोटर या सिंपली सर्वो मोटर में ऐसा काम है। लेकिन स्टेपर मोटर में क्या है कि इसमें प्री डिटरमिन्ड मूवमेंट के लिए ड्राइविंग सर्किट पल्सेस को जनरेट करती है। इसमें कोई भी फीडबैक क्लोज लूप नहीं बना होता। अगर आप कहेंगे कि अगर इसमें भी फीडबैक या क्लोज लूप लगा दे तब स्टेपर मोटर को कहेंगे इन दैट केस ओनली स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर, जो कि अभी आपके कोर्स में नहीं। अगर इसमें भी स्टेपर मोटर में भी फीडबैक सिस्टम लगा दिया जाए, यानी इसको भी एज अ क्लोज लूप सिस्टम का पार्ट बना दिया जाए, तब उस दशा में इसका नाम पड़ जाएगा स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर। फिलहाल अभी आपको नहीं पढ़ना है, स्टेपर मोटर पढ़ना है। स्टेपर मोटर इट इज अ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इसकी अपनी एक ड्राइविंग सर्किट होती है। ड्राइविंग सर्किट भी डिटेल में है जो आपको नहीं पढ़ना क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो ड्राइविंग सर्किट का बेसिकली काम होता है स्टेटर के जो वाइंडिंग है उनको किस सीक्वेंस में एनर्जाइज या डी एनर्जाइज करना है, वो काम होता है ड्राइविंग सर्किट का सिग्नल देने का। ठीक है, तो ये स्टेपर मोटर की बात हो गई। स्टेपर मोटर तीन टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर। It is a very difficult task to introduce any motor and in short, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और कोर्स लिखने वाले कभी ये नहीं सोचते कि कैसे बच्चे पढ़ेंगे या पढ़ाने वाले का क्या होगा। पहला होता है टाइप वेरिएबल रिलक्टेंस। स्टेपर मोटर को S.M लिख देते हैं। सेकेंड, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। और थर्ड, इन दोनों की क्वालिटी को मिला के हाइब्रिड स्टेपर मोटर। इनके बीच में जो डिफरेंस है it is differentiate it is I mean both are differentiated on the point of rotor construction. Although their stator constructions are somewhat similar, but only their rotor constructions are different. Because of that, there are two classification: variable reluctance and permanent magnet. And इन दोनों के जो रोटर हैं उनको एक साथ कंबाइंड करके जो स्टेपर मोटर बनती है उसको कहते हैं हाइब्रिड स्टेपर मोटर। अब सबसे पहले वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, वर्किंग मैं आपको वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर के बेस पे बता दूंगा, बाकी दोनों का वर्किंग उसी तरह से सेम। सो वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, इसकी वर्किंग मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप समझ में आ जाएगा। लेट मी इमेजिन दैट कि आपको समझ में आ जाए। ये स्टेटर, फ्रंट व्यू स्टेटर का,
साइलिएंट पोल स्टेटर है। और इसका जो रोटर होता है, तो रोटर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है। इसका नाम ना वेरिएबल रिलक्टेंस। वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर का मतलब ये हुआ कि जो रोटर का मूवमेंट है वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड से अलाइंड होने की कोशिश करेगा, यानी कि जिधर रिलक्टेंस कम होगा रोटर का मूवमेंट उस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। आपको वर्किंग बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जो स्टेटर पे आप पोल इंड्यूस होंगे, या अभी जो आपको दिख रहा है रोटर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसमें 2 ही पोल बनेंगे जैसा कि स्ट्रक्चर है। लेकिन ऐसा इन एक्चुअल प्रैक्टिस इस तरह के रोटर नहीं होते, क्योंकि इसका भी एक नियम है कि कितने रोटर पे टीथ या पोल होने चाहिए। वो अभी मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। ये वर्किंग को समझाने के लिए सिंपलाइज किया गया है इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, सपोज वाइंडिंग हम बना लेते हैं। सॉरी, ऊपर से सपोज ये रेफरेंस है, और मोशन जो है वो हम सपोज क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, मान लीजिए ये वाइंडिंग ए या फेज ए कह लीजिए, तो दूसरा सिरा ए डैश। सपोज ये बी है तो इसका दूसरा सिरा बी डैश, एंड दिस इज सी, एंड दिस इज सी डैश। तो ये 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग है। यहाँ पर करंट सपोज इस तरह से फ्लो हो रही है वाइंडिंग में। तो करंट इस तरह से फ्लो होने का मतलब यहाँ पर आएगा क्रॉस, यहाँ पर आएगा डॉट, इसी तरह से यहाँ पर आएगा क्रॉस, यहाँ पर आएगा डॉट। तो यहाँ बन जाएगा एन पोल ए पर, और ए डैश पे बन जाएगा एस पोल। सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ एनर्जाइजेशन स्टेटर की वाइंडिंग का, कि मतलब सबसे पहले वाइंडिंग ए को एनर्जाइज किया गया। यहाँ एन पोल बन रहा है तो इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, और यहाँ एस पोल बन रहा है तो इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं। या आप कह लीजिए कि सबसे पहले वाइंडिंग ए डैश एनर्जाइज हुई विद पॉजिटिव पोलैरिटी। ठीक, पॉजिटिव पोलैरिटी मतलब ए पे एन बनेगा, ए डैश पे एस बनेगा। नेगेटिव पोलैरिटी सेम वाइंडिंग के लिए क्या मानेंगे कि ए डैश पे एन बनेगा और ए पर एस पोल बनेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग इस तरह से हुई कि सबसे पहले वाइंडिंग ए डैश विद पॉजिटिव पोलैरिटी एनर्जाइज हुई, तो रोटर की ये पोजीशन होगी। ठीक, मान लीजिए रोटर का ये सिरा, इसको हमने लिख दिया 1, इस सिरे को इसको लिख दिया 2। ठीक, तो अभी जो स्टेटर की फील्ड है उससे अलाइंड होने के लिए रोटर इस पोजीशन पे होगा। नेक्स्ट इंस्टेंट हम क्या करते हैं, रोटर को हमें क्लॉकवाइज मूव कराना है। ठीक है, तो अब बी डैश को एनर्जाइज करेंगे विद पॉजिटिव पोलैरिटी, और ए डैश को कर देंगे डी एनर्जाइज। तो जब एनर्जाइज करेंगे तो सपोज यहाँ पर वाइंडिंग, अब मैं यहाँ दोबारा नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट। दैट मीन्स यहाँ बनेगा एन पोल, यहाँ बनेगा एस पोल। देन रोटर विल नाउ ट्राइज टू अलाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वाइंडिंग, दिस पोल। ठीक है,
तो ये मूव करेगा रोटर और मूव करके इस पोजीशन पे आएगा। तो ये कितना मूवमेंट होगा, इस 60 मूवमेंट को डिग्री। निकाल 60 डिग्री, राइट। तो स्टेप एंगल का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन m इंटू पी, जहां पर स्मॉल m इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेज वाइंडिंग ऑफ स्टेटर एंड कैपिटल P होता है नंबर ऑफ रोटर टीथ और पोल। इस फॉर्मूले पे अगर आप जो यहाँ स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसको आप निकालना चाहें स्टेप एंगल, तो 360 डिग्री अपॉन कितने फेजेस हैं, 3 फेज है, ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये स्टेटर के फेजेस हैं 3। ठीक, नंबर ऑफ जो रोटर टीथ हैं यहाँ 2 ही दिख रहे हैं या पोल 2 ही दिख रहे हैं, तो 2 हो गया। तो कितना हो गया 360 अपॉन 6। ठीक, तो आपको यहाँ से 60 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर जो एंगुलर मूवमेंट है वो 60 डिग्री होगा रोटर का। तो रोटर फिर इस पोजीशन पे आके अलाइंड हो जाएगा यहाँ पे, जब बी डैश विद पॉजिटिव पोलैरिटी एनर्जाइज होगा। तो ये वन पोजीशन फर्स्ट सिरा, ये दूसरा सिरा रोटर का। इसके बाद फिर बी डैश को डेनर्जाइज करेंगे और सी डैश विद पॉजिटिव पोलैरिटी एनर्जाइज होगा, यानी यहाँ एन पोल आ जाएगा, यहाँ एस पोल आ जाएगा। तो रोटर फर्दर फिर यहाँ मूव होकर आएगा, तो ये एंगल और ये 60 डिग्री है, ये फर्दर और 60 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल मूवमेंट कितना हो जाएगा रेफरेंस से 120 डिग्री। ठीक, फिर फर्दर और मूव कराना है रोटर को। अब रोटर की पोजीशन कहाँ गई, यहाँ आ गई, ये वन और ये दूसरा सिरा। अब फर्दर और 60 डिग्री मूव कराना है, तो अब आपको सी डैश को डीएनर्जाइज करना होगा, और अब ए डैश ए ये पोलैरिटी होगी, मतलब ए डैश पे एन पोल बनेगा और ए पे एस पोल बनेगा। तो रोटर फर्दर और 60 डिग्री मूव कर जाएगा। तो इस तरह से आप इस पूरे रोटर का एक क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लान कर सकते हैं ड्राइव सर्किट में। के सिग्नल दैट इज ए डैश, देन बी डैश, सी डैश, देन ए डैश ए, बी डैश बी, सी डैश सी, देन अगेन ए डैश। ये सीक्वेंस अगर वाइंडिंग को एनर्जाइज करने का होगा तो 60 डिग्री का स्टेप एंगल लेते हुए रोटर एक क्लॉकवाइज मोशन को कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से सिग्नलिंग ड्राइविंग सर्किट से दी जाती है स्टेटर की वाइंडिंग को एनर्जाइज्ड और डी एनर्जाइज्ड करने के लिए। ठीक है, अब इसमें एक टर्म होता है हाफ स्टेपिंग। हाफ स्टेपिंग, अब आपसे क्या पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, इसका तो मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ। तो एक चीज तो मैं ये आप जान लीजिए स्टेप एंगल का फॉर्मूला, जिसमें स्मॉल m नंबर ऑफ फेजेस ऑफ वाइंडिंग ऑफ स्टेटर, और p मतलब नंबर ऑफ रोटर टीथ और रोटर पोल। तो यहाँ पर आप देखिए 3 फेजेस हैं, ये आप आसानी से देख सकते हैं, ए बी सी 3 फेजेस हैं, तो यहाँ पे 3 आ गया। और 2 मतलब रोटर के टीथ या पोल, यहाँ पे 2 ही पोल दिख रहे हैं और टीथ भी 2 ही होंगे इसका मतलब, तो इसीलिए यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। अब हाफ स्टेपिंग का मतलब ये है कि अगर हम इस तरह से सीक्वेंसिंग करें कि एट अ इंस्टेंट ए डैश और बी डैश साथ में एनर्जाइज हो जाए, जब ऐसा होगा तो रोटर मिनिमम रिलक्टेंस पाने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड में अलाइंड होने के लिए यहाँ हाफ वे पोजीशन एक्वायर करेगा, इस वाले पोजीशन को एक्वायर करेगा इस तरह से। तो रोटर इस पोजीशन पे आ जाएगा, और ये पोजीशन कितनी हो जाएगी 60 का हाफ दैट इज 30 डिग्री। ये पोजीशन कितनी होगी 60 का हाफ दैट इज 30। तो अगर हाफ स्टेपिंग करनी है यानी 60 डिग्री से भी रिड्यूस करना है रोटर के स्टेप एंगल को, तो एक साथ आप 2 वाइंडिंग को एनर्जाइज कीजिए, ए डैश और बी डैश। नेक्स्ट स्टेप में बी डैश
और CC डैश 2। तो इस तरह से हाफ स्टेपिंग की जाती है। टू रेड्यूस द स्टेप एंगल we may energize two sets of phase winding at tandem, and by doing so we can attain half stepping। तो इस तरह से हाफ स्टेपिंग की जाती है स्टेपर मोटर में। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? यस सर। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ वर्किंग को बताने के लिए एक सिंपल डायग्राम बनाया गया, अदरवाइज कितने रोटर टीथ होने चाहिए स्टेपर मोटर पे एज पर दी स्टेटर वाइंडिंग, कितने होने चाहिए रोटर टीथ, नंबर ऑफ रोटर टीथ is given by PR is equal to PS plus minus PS upon M। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोटर टीथ के लिए, और जहां पर PS की जो वैल्यू है, PS मतलब हुआ नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। ठीक, जस्ट अ मिनट। ठीक, ये नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स होगा। स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेजेस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। अब इस फॉर्मूले से अभी जो आपने एग्जांपल देखा था वर्किंग का, ये वाला, इसमें देखिए पोल कितने हैं स्टेटर पे, काउंट कर सकते हैं आप कितने पोल बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 पोल्स हैं और फेजेस कितने, 3। तो अब रोटर पे कितने टीथ होने चाहिए थे, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ पोल्स हैं 6 प्लस माइनस 6 अपॉन 3, that means 6 plus minus 2, that means either 4 teeth होंगे और 6 plus 2 8 teeth होंगे। ठीक है, बट वर्किंग को समझाने के लिए अभी जो डायग्राम बनाया था मैंने, उसमें सिर्फ 2 ही टीथ थे। ठीक है, लेकिन होने कितने चाहिए थे, या तो 4 या तो 8। तो जो स्टेपर मोटर होती है, इसकी जो रेटिंग दी जाती है, इसका जो आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो इस तरह से दी जाती है। जैसे मान लीजिए लिखा 6/4 वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। तो इसका मतलब ये है कि स्टेटर पे 6 पोल है और रोटर के टीथ 4 है। 6/8 लिखा हुआ है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, इसका मतलब 6 पोल स्टेटर पे हैं, 8 रोटर टीथ हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है रोटर टीथ को कैलकुलेट करने के लिए कि कितने रोटर टीथ होने चाहिए एज पर नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स एंड फेज वाइंडिंग ऑफ स्टेटर। अब इस तरह से जब कैलकुलेशन हो जाएगा तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं, डायग्राम। ये है स्टेपर मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर, जिसमें कि आप देख रहे हैं नंबर ऑफ पोल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 8 स्टेटर पोल्स, यानी एस की वैल्यू है 8। ठीक है, और नंबर ऑफ रोटर टी फेजेस कितने इसमें बनेंगे, तो फेजेस क्योंकि इसमें आप देखिए ए बी सी डी यानी 4 फेजेस हुए, एम हुए 4। तो आप रोटर टीथ यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 प्लस माइनस 8 अपॉन 4, दैट मीन्स 8 प्लस माइनस 2।
तो आइदर 6 रोटर टीथ हो सकते हैं और 10, यहाँ पर देखिए कितने हैं, 6 हैं बने हुए बीच में। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि रोटर पे कितने टीथ होने चाहिए एज पर नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स एंड फेजेस। ठीक है, अब आप यहाँ पे स्टेपिंग एंगल भी निकाल सकते हैं। स्टेपिंग एंगल होता है 360 डिग्री अपॉन m इंटू पी। तो 360 डिग्री अपॉन m यानी कि फेजेस 4 हैं और नंबर ऑफ रोटर टीथ 6 हैं, यानी 360 डिग्री अपॉन 24, दैट मीन्स कितना आएगा 15 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए बना भी हुआ है 15 डिग्री, यानी यहाँ पे रोटर एक एंगुलर स्टेप जब मूव करेगा तो 15 डिग्री पे मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, देखिए यहाँ पे जो वर्किंग आपको दिखाई गई वो इस आधार पे दिखाई गई है कि पहले ए डैश एनर्जाइज्ड हुआ। जब ए डैश एनर्जाइज होगा, सपोज यहाँ एन पोल बनेगा, यहाँ एस पोल बनेगा, तो ये वाला सिरा इसके नीचे रहा होगा और ये वाला सिरा इसके नीचे रहा होगा। फिर सेकेंड स्टेप में बी डैश को एनर्जाइज किया गया, इसको एनर्जाइज किया गया, तो यहाँ एन पोल बनेगा, यहाँ एस पोल बनेगा। तो ये जो 6 है वो यहाँ पर रहा होगा पहले, यहाँ पर। तो ये मूव करके इधर नीचे की तरफ आ गया, इधर से ये मूव किया 6, और इधर ये जो 3 है वो यहाँ रहा होगा, वो भी इधर मूव कर गया, सॉरी ये इधर मूव किया होगा, तभी इस तरह का रोटेशन आएगा। तो ये जो मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट कितना होगा 15 डिग्री का। तो इस तरह से पैटर्न आप बना सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव कराने के लिए। स्टेप एंगल आप ऐसे निकाल सकते हैं, रोटर टीथ आप इस तरह से निकाल सकते हैं। समझ आया आप सभी को? और इसमें मैंने आपको हाफ स्टेपिंग भी बताई, हाफ स्टेपिंग के साथ साथ माइक्रो स्टेपिंग भी होती है। मैंने कहा ना डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है। माइक्रो स्टेपिंग होती है। माइक्रो स्टेपिंग करने के लिए मल्टी स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर यूज किया जाता है। मल्टी स्टैक का मतलब ये है कि मान लीजिए एक्सियल रोटर है, ठीक है, ये स्टैक हो गया, यहाँ पर एक स्टैक लगा होगा जिस मान लीजिए कि रोटर में 6 टीथ है, फिर एक स्टैक यहाँ लग जाएगा इसी स्टैक पे, मान लीजिए उसमें भी 6 टीथ हैं, एक स्टैक हमने यहाँ लगा दिया, तो 3 स्टैक का ये वेरिएबल रिलक्टेंस का रोटर हो गया स्टेपर मोटर का। माइक्रो स्टेपिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये बात हो गई वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर की। हाँ, एक चीज और, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन में एक चीज ध्यान रखिए, जो मैंने आपको सर्वो मोटर में बताया था, डीसी सर्वो मोटर में, कि यहाँ जो रोटर्स होते हैं इनकी एक्सियल लेंथ ज्यादा होती है, डायमीटर कम होते हैं, फॉर अगेन द सेम रीजन टू हैव लो इनर्शिया ऑफ रोटर सच दैट मोटर हैज क्विक रिस्पॉन्स, यानी मोटर क्विक रिस्पॉन्सिव हो, इसलिए हायर एक्सियल लेंथ होती है और स्मॉल डायमीटर होता है रोटर का, जैसा कि डीसी सर्वो मोटर में था। फर्क मैंने बताया, वो क्लोज लूप सिस्टम का पार्ट है, ये ओपन लूप सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है सेकेंड, परमानेंट मैग्नेट स्टेपिंग मोटर। स्टेप एंगल निकालने का वही सेम फॉर्मूला जो भी बताया था, 360 का 60 डिग्री अपॉन एमटी, सेम फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। Let me fetch the permanent magnet stepper motor. ये एक परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर का डायग्राम है। जैसा कि नाम है, इसका मतलब इसका जो रोटर होगा वो परमानेंट मैग्नेट होगा, यानी इसमें पहले से पोल्स हैं। वेरिएबल रिलक्टेंस में क्या था कि एज पर स्टेटर पोल्स इंड्यूस होते रोटर में, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपिंग मोटर में, लेकिन यहाँ क्या है, ऑलरेडी पोल्स इसमें है। तो यहाँ पर
अट्रैक्शन या रिपल्शन के प्रिंसिपल पे रोटर का मूवमेंट होगा। जैसे ही डायग्राम में दिखाया हुआ है, यहाँ पर जो स्टेपिंग एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये पहला दिख रहा है आपको पोलैरिटी, पहले वाइंडिंग ए डैश एनर्जाइज की गई है, तो जो रोटर का एस पोल है वो स्टेटर के एन पोल के साथ अलाइंड हो जाएगा, और ये वाला सिरा स्टेटर के एस पोल के साथ अलाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वाइंडिंग बी डैश को एनर्जाइज किया गया, और एनर्जाइज के सीक्वेंस में किया गया कि यहाँ एन पोल बनेगा, यहाँ एस पोल बनेगा। तो अब ये वाला सिरा मूव होके यहाँ पर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसके साथ अलाइंड हो जाएगा और ये इसके साथ अलाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से 90 डिग्री का स्टेप मूवमेंट हो गया। अब यहाँ पर आपको हाफ स्टेपिंग करनी है, तो एक साथ ए और बी को एनर्जाइज कीजिए। तो हाफ स्टेपिंग मतलब रोटर यहाँ इंटरमीडिएट पोजीशन एक्वायर करेगा, तो एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का स्टेपिंग एंगल। तो इस तरह से परमानेंट स्टेपर मोटर की वर्किंग है, कुछ खास अलग नहीं है, वही चीज है जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्किंग तीनों की सेम है। ठीक, अब इसमें और स्टेपर मोटर सॉरी वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में फर्क क्या होता है कि इन परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट होते हैं, इसीलिए इवन विद जीरो एक्साइटिंग currents, some torque is produced, जो कि I mean tending to align the permanent magnet poles with stator teeth। ठीक, और ये फंक्शन वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में नहीं है। यानी यहाँ पर ऐसा है कि अगर एक्साइटेशन करंट जीरो भी हो जाएगी तो भी कुछ टॉर्क रहेगी रोटर में, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में, जिसके वजह से ये अलाइंड होने की कोशिश करेगा स्टेटर टीथ से। लेकिन वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में ऐसा नहीं है। ठीक, तो एक ये एडवांटेज। ठीक है, तो इस एडवांटेज को आप इस तरह से लिख सकते हैं दैट सम टॉर्क टू मेंटेन पोजीशन इफ द ड्राइव सर्किटरी फेल। आई मीन कि पीएमएसएम मोटर का जो रोटर है, it has advantage of developing some torque to maintain position if the drive circuitry fails। ये तो इसका एडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा स्मॉल स्टेप्स फीजिबल नहीं है इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि इसका परमानेंट मैग्नेट रोटर यूज करते हैं जो कि वेट में ज्यादा होगा। तो एज पर वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर, जहां पे फेरोमैग्नेटिक रोटर था, उसके कंपैरिजन में परमानेंट मैग्नेट रोटर जो उसका वेट ज्यादा होगा, तो माइक्रो स्टेपिंग अचीव करने में पीएमएसएम में दिक्कत आएगी ड्यू टू हायर इनर्शिया, क्योंकि वेट इसका ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, दैट डिसएडवांटेज smaller steps are not feasible। ये इसका डिसएडवांटेज, एडवांटेज ये हो गया एंड डिसएडवांटेज ये हो गया। पीएमएसएम का परमानेंट मैग्नेट
स्टेपर मोटर का। नाउ थर्ड वन, हाइब्रिड स्टेपर मोटर। दोनों के जो रोटर हैं उनको मिला के जो कंस्ट्रक्शन बनाते हैं वो होता है हाइब्रिड स्टेपर मोटर। सर हल्का सा स्क्रीन बैक कर दीजिए थोड़ा सा। ओके, हो गया सर बस। एक ये डायग्राम है हाइब्रिड स्टेपर मोटर का, जिसमें आप ये देख रहे हैं स्टेटर का कंस्ट्रक्शन वैसे ही है। ये स्टेटर के टीथ आप देखिए, यहाँ पे स्टेटर के टीथ बने हुए। मैंने एक वीडियो शेयर किया होगा, आई होप आप लोगों ने देखा हो स्टेपर मोटर का। अगर आप लोगों ने स्टेपर मोटर वाला वीडियो देखा होगा जो मैंने शेयर किया था एनिमेशन, तो आपको वर्किंग थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकली जैसा होता है वैसे ही उसमें एनिमेशन बना के समझाया गया। ठीक है, तो ये स्टेटर के टीथ आप देख रहे हैं और ये स्टेटर के फेजेस हो गए, फेज वाइंडिंग्स हो गए। और यहाँ पर आप देखिए ये एक स्टैक है, ठीक, टीथ बने हुए हैं, और दूसरा ये बैक साइड पे बना हुआ है। ये रोटर टीथ और ये रोटर टीथ। अंदर जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये जिसके ऊपर ये आप देख रहे हैं सर्कुलर स्टैक लगा हुआ है, इसके अंदर का जो पार्ट है ये परमानेंट मैग्नेट होता है। सपोज अगर यहाँ जो आप देख रहे हैं फ्रंट में, सपोज अगर यहाँ एन पोल बना है और इसी का जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ एस पोल बना है, तो ये ऊपर जो टीथ है इस पे ये सेम पोल इंड्यूस हो जाएंगे, यानी यहाँ एन पोल ऊपर और यहाँ एस पोल इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक और मैं इसका डायग्राम आपको शो करता हूँ, ये वाला। इसमें थोड़ा और क्लियर है कि नीचे ये आप देखिए शैफ्ट है, इसमें अंदर साइड ये देखिए एन पोल और एस पोल यहाँ जैसे बना हुआ है, परमानेंट मैग्नेट है, एन पोल एस पोल इसमें इंड्यूस है पहले से। इसके ऊपर ये स्टैक टीथ वाला स्टैक लगा हुआ है, एक ये और एक ये, तो ये सेम पोल इनके ऊपर इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों का फंक्शन आई मीन पर उसका वेरिएबल रिलक्टेंस का और परमानेंट मैग्नेट दोनों के रोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको मिला के ये कंस्ट्रक्शन बनाया गया। इस वजह से इसको हाइब्रिड स्टेपर मोटर कहते हैं। बाकी स्टेटर का कंस्ट्रक्शन सिमिलर है जैसे पहले था वेरिएबल के केस में और परमानेंट के केस में। ठीक है, तो वर्किंग भी सेम है, वर्किंग में भी कोई फर्क नहीं है, बस इसमें नंबर ऑफ टीथ आप ज्यादा देख रहे हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस नंबर ऑफ टीथ ज्यादा होते भी, ठीक है, वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ टीथ कम करके दिखाए जाते हैं कि वर्किंग आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज ऐसा इसमें नहीं होता। ठीक है, तो एक तरह से आप देखिए तो ये एक्सियल परमानेंट मैग्नेट है, तो इसके रोटर में एक एक्सियल परमानेंट मैग्नेट होता है और उसके बाद आप स्टैक देख रहे हैं, दो स्टैक्स लगे हुए हैं। मल्टी स्टैक में हो सकता है इससे ज्यादा स्टैक लगे हों, 3-4 स्टैक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, स्टैक्स जितना ज्यादा बढ़ाते हैं माइक्रो स्टेपिंग उतनी आसान हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी हाइब्रिड स्टेपर मोटर में भी सेम एडवांटेज होता है जो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में होता है, सेम एडवांटेज एज ऑफ परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। दैट मीन्स अगर एक्साइटिंग करंट एब्सेंट है तो भी जो रोटर के टीथ हैं वो स्टेटर टीथ के साथ अलाइंड होने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, और इसका भी जो स्टेपिंग एंगल है वो 360 डिग्री अपॉन MP इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है रिलेटेड टू स्टेपर मोटर, वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला पेपर अटेम्प्ट करोगे, इस वजह से हो सकता है इन डेफिनेशंस के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। स्टेप एंगल क्या होता है? इज द एंगल थ्रू विच shaft rotates in response to one input
pulse. This is the definition of step angle. Next is single step resolution. Single step resolution, ये एक टर्म है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज inversely proportional to स्टेप एंगल, यानी जितना कम स्टेप एंगल होगा, जो स्टेप रेजोल्यूशन है वो उतना ज्यादा होगा। ठीक है। थर्ड, होल्डिंग टॉर्क। It is defined as the maximum load torque that can be applied to the shaft of an excited motor without causing continuous rotation. This is the definition of holding torque. ठीक, ये कहाँ से आया? देखिए, at stand still जो एक्साइटेड मोटर होती है, दैट अपोजेस द रोटर रोटेशन ड्यू टू द लोड टॉर्क। कोई भी मोटर होगी जब वो स्टैंड स्टिल कंडीशन पे है तो वो अपने चेंज इन पोजीशन का अपोज करती है, तो उसी टर्म में ये बनाया गया होल्डिंग टॉर्क। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड टू द शाफ्ट ऑफ एन एक्साइटेड मोटर विदाउट कॉजिंग कंटिन्यूअस रोटेशन। ठीक है, ये हो गया होल्डिंग टॉर्क। और लास्ट वन इज डिटेंट टॉर्क। सर विदाउट के बाद क्या सर क्या लिखा है? विदाउट कॉजिंग कंटिन्यूअस रोटेशन। लास्ट है डिटेंट टॉर्क। डिटेंट टॉर्क क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज the maximum load torque that can be applied to the shaft of an unexcited motor without causing continuous rotation। ये डिटेंट टॉर्क की डेफिनेशन। तो ये लास्ट के दो वाले जो डेफिनेशंस थे ये इम्पोर्टेंट है, मे बी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए। स्टेप रेजोल्यूशन भी इम्पोर्टेंट, स्टेप एंगल की डेफिनेशन तो इतनी खास नहीं है, लेकिन ये चीजें इम्पोर्टेंट। बाकी मैंने आपको स्टेप एंगल कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला लिखवाया था।
वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में नंबर ऑफ रोटर टीथ का फॉर्मूला। तो ये सारी चीजें याद रखिए फॉर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी तरफ से इन दो मोटर में इतना ही। आप लोग अगर इसमें कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं।